गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं और इक्वेशंस ऑफ मोशन को खाली हम पढ़ेंगे नहीं, फील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। 3 होती हैं। 3 ही क्यों होती हैं? 4 नहीं हो सकती? 5 नहीं हो सकती? इनफैक्ट तुमको अगर इक्वेशंस बढ़ानी है तो मैं 4 5 6 जितनी बोलोगे उतनी इक्वेशंस पढ़ा दूंगा। बट एक इंटरेस्टिंग बात है जिसकी वजह से 3 इक्वेशंस काफ़ी हो जाती हैं और 3 इक्वेशंस में हमारा काफ़ी काम हो जाता है। वाई देर आर ओनली 3 एंड नॉट एनी मोर, इसका रीज़न भी मैं तुमको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बहुत बेसिक सी बात से कि इक्वेशंस होती कौन कौन सी हैं। तो क्योंकि सब लोगों ने इनको एक बार जीवन में पढ़ा ज़रूर हुआ है तो मैं यहाँ पे पहले तो इक्वेशंस लिख देता हूँ जल्दी से, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। ये 3 बेसिक इक्वेशंस हैं और भी निकल के आ सकती हैं। जैसे आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड की भी एक इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप एवरेज वेलोसिटी को यूज़ करके भी एक आध इक्वेशन बना सकते हो। तो देर आर पॉसिबल मल्टीपल इक्वेशंस। पर अब पहले मैं जल्दी से बता देता हूँ कि 3 इक्वेशंस आती कहाँ से, है ना। तो सबसे पहली सिंपल सी बात ये हो जाती है कि एक्सेलरेशन की आपको डेफिनेशन पता है। आप जानते हो कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हाउएवर दीज थिंग्स आर इन वेक्टर टेक्निकली। पर हम जब वन डायमेंशन में आ जाते हैं तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि वन डायमेंशन में आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वेक्टर की। आप खाली प्लस और माइनस से लिखते हो, आई कैप जे कैप वाली टर्म इग्नोर कर देते हो क्योंकि एक ही है या आई है या जे है तो उसको बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन जो भी टाइम लगाया। ठीक है भाई, तो बस इसको रीएडजस्ट कर लो। यहाँ पे 80 आ गया और इस यू को भी इधर भेज दिया तो v इज इक्वल टू, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 बन गया। एंड दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन, दैट्स द सिंपलेस्ट इक्वेशन दैट वी लर्न। ठीक है, लॉजिक समझना है इसका। तो इसको तुम एक फील की तरह लो कि अगर आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हो ना, तो वेलोसिटी का ग्राफ एट टाइम इज इक्वल टू 0 यू पे शुरू होता है। तो वेलोसिटी का ग्राफ कुछ यहाँ से शुरू होगा जब टाइम की वैल्यू आपने 0 रखी होगी और फिर उसके बाद टाइम के प्रोपोर्शनल चलेगा। तो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो एक 45 डिग्री की लाइन आ जाती क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता। अगर ए की वैल्यू 2 होती तो ये थोड़ी सी और ऊपर चली जाती, ए की वैल्यू 3 होगी तो थोड़ा और ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से आगे की ग्राफ की जो स्लोप है वो स्लोप आपको एक्सेलेरेशन का वैल्यू दे देता है। ठीक है, स्लोप क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे देता है। एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज आई थिंक इनफ, है ना, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में सारी इक्वेशंस और उनके ग्राफ्स, नॉट एक्जैक्टली इक्वेशंस पर ये वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हम सब देख चुके हैं। तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। यूज़ करने के लिए मेरे पास आज और भी इंटरेस्टिंग टूल है पर मैं थोड़ी देर में करूँगा। ठीक है, चलो, ये एक इक्वेशन हो गई और इस इक्वेशन से एक और सिंपल सी बात निकल के आती है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की मैं आपसे बात करूं कि इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये जो इक्वेशंस हम लिख रहे हैं ये सारी की सारी इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं, है ना। अगर आपका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है तो ये इक्वेशंस काम नहीं करने वाली। यूनिफॉर्म में अगर वो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले, प्लस ले कि माइनस ले, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, पर कांस्टेंट वैल्यू ले एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की कंडीशन, तब ये इक्वेशंस काम करेगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख दी है, सबको पता है। ओके, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आई उसको निकालने के लिए ना मैं पहले एक एवरेज वेलोसिटी की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक कार लेट्स से, यहाँ पे इनिशियली यू वेलोसिटी से चल रही थी और फिर वो एक्सेलरेट करते हुए फाइनली थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे दिखती है एट अ हायर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी हायर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसका एरो बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हायर वेलोसिटी पे आ गई है वी पे और इस पूरे प्रोसेस में इसने एक्सेलरेशन जो दिखाया वो यूनिफॉर्म दिखाया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने एस अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया है, इसको टी अमाउंट ऑफ टाइम लगा होगा, वो भी मैं यहीं लिख देता हूँ, और इसका एक्सेलरेशन ए रहा होगा। ठीक है, ओके। अब बात क्या कर रहे थे अपन? हम बात ये कर रहे थे कि एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का बहुत सिंपल सा रूल है। एवरेज वेलोसिटी हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का एक और सिंपल सा रूल है यहाँ पे कि जब तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो कितना आएगा, या तो आप इक्वेशन लगाओ, पर मैं तो इक्वेशन एवरेज से निकालना चाहता हूँ। तो आप इसको ग्राफ से देखो ज़रा कि ग्राफ से अगर वेलोसिटी इनिशियली इतनी थी, फाइनली इतनी है और ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी रही होगी। तो इसकी एवरेज वैल्यू इमेजिन करने के लिए तुमको यहाँ पे थोड़ा सा इस ग्राफ का पर्पस इमेजिन करना है। तो आप याद करो पहले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट करता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, सबको ये चीज़ याद होगी। तो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? एवरेज वेलोसिटी बच्चों वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर ये गाड़ी चलती, सोच ध्यान से सुनना, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जिस वेलोसिटी से अगर ये गाड़ी चलती तो वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करती उतने ही टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया आता है, ये एरिया एग्जैक्टली उतना आना चाहिए जितना ये एरिया बन रहा है। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चलेगा तो सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इस चीज़ को आप निकालने के लिए एक बहुत सिंपल सा काम कर सकते हो। आप सिंपली इस पॉइंट का सेंटर निकाल के यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दो। अब आप सोचो, ये जो एक्स्ट्रा एरिया ऊपर है, वही एक्स्ट्रा एरिया अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो आपको पता है कि ये सेम अमाउंट ऑफ एरिया बन जाएगा, जिसका मतलब है कि दिस सेंटर पॉइंट, दिस सेंटर बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बिल्कुल सेंटर वाली जो वेलोसिटी होगी v+u/2 एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाती है? ये बन जाती है v+u/2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। अब कहने को तो आप बोल सकते हो कि s = u+v/2 इंटू टाइम, ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, पर इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है। वैसे आप लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि इस इक्वेशन में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पाई जा रही है कि दिस इक्वेशन इज़ विदाउट एक्सेलरेशन। तो आप ऊपर की इक्वेशंस देखो एक बार, इन तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है ना। हालांकि इन इक्वेशंस को यूज़ करने के लिए जब हम देखेंगे तो इसको, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वाई ओनली 3 इक्वेशंस आर यूज, तो उनका रीज़न ये है कि हर इक्वेशन में एक इन्फॉर्मेशन की कमी है, और जब आपको क्वेश्चन में वो ना दिया हो तो आपको ये पर्टिकुलर इक्वेशन ढूंढनी है कि कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं दिया होता, वही इक्वेशन लगा लो तो आपका काम हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन में अगर आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं लग रहा तो आप ऐसी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो जिसमें टाइम नहीं गिवन है, तो बाकी कोई अननोन होगा तो वो निकल आएगा। इसमें टाइम नहीं है, इस वाली इक्वेशन में वेलोसिटी फाइनल नहीं है, और इस वाली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन जैसे जैसे हम करेंगे आप देखोगे कि हर क्वेश्चन में दो दो चीज़ें अननोन छोड़ देते हैं। एक चीज़ अननोन निकालनी होती है और दूसरी अननोन को यूज़ करे बिना सॉल्व करना होता है। तो आप यूजुअली इक्वेशन वो ढूंढते हो जिस इक्वेशन में आपको आपकी पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है। तो कहने को तो ये भी एक फोर्थ इक्वेशन हो जाती है जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो इसको मैं यहाँ ऊपर रख देता हूँ, बट नॉट रियली नेसेसरी, है ना, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने में कोई खास टाइम नहीं लगता है अगर आपको यू और वी पता हो तो। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो अब ये जो एवरेज वेलोसिटी हमने बाय ग्राफिकल मेथड निकाली, और हमने ऊपर जो इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन तो v+u की है, तो v+u को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2s/t, और दूसरी इक्वेशन v-u की है जिसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, at। तो हमारे पास अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं और इससे हमारी बाकी दोनों इक्वेशंस बड़े आराम से डिराइव हो जाती हैं, ठीक है। मैं ग्राफिकल फॉर्म ऑफ डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 9th में ही पढ़ा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक छोटा सा ऐसा डेरिवेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ से शुरू करें? पहले मैं शुरू करना चाहूँगा इस वाली इक्वेशन को। इस वाली इक्वेशन में अगर मैं v की वैल्यू पुट करूँ, v = u+at, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो क्या होता है देखें। तो यहाँ पे v = u+at आ जाएगा, उस पर एक u पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पे 2s/t लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो तो ये 2u, t को भी भेज दूँ, 2ut + at², और यहाँ पे 2s लिखा हुआ है। और फाइनली जब 2 को भी दूसरी तरफ भेजोगे तो s = ut + ½ at² बन जाएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन दैट वी यूज़, राइट। तो ये भी एक इक्वेशन यहीं से आ जाती है। सिमिलरली अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं साथ में ही मल्टीप्लाई कर दूँ, तो v+u और v-u को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2s/t और यहाँ पे at आ जाएगा। तो आप देख ही सकते हो ये बन जाएगा v² - u², और यहाँ बन जाएगा t कैंसिल आउट होने के बाद 2as, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन दैट यू यूज़। तो इन इक्वेशंस को डिराइव करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और इनके डेरिवेशंस को याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो दिस बिकॉज आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इक्वेशंस कहाँ से आई या भगवान ने रख दी। अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप देख लो कि इक्वेशंस ऐसे डिराइव हो सकती हैं। चलो आगे चल सकते हैं। अब ये इक्वेशंस अगर हमको आती हैं तो जैसा मैंने आपको बताया हर इक्वेशन का अपना एक पर्टिकुलर यूज़ केस है। क्या क्या है? तो जब आप यहाँ साइड में लिख दूँ, ठीक है। तो जब आपको कोई भी क्वांटिटी अननोन होती है, आपको उससे ही पता चलता है कि कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस के बेसिस पे करवाना शुरू करता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट इसको यहाँ से हटाओ, खाली ये 3 इक्वेशंस जो हैं इनको यहाँ पे लिख दो, और मैं इन हर इक्वेशन के नीचे उसमें क्या नहीं है वो चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन में
डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है और इस इक्वेशन में टाइम नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते टाइम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो क्वेश्चन में वो इक्वेशन लग जाएगी जो इक्वेशन वो चीज़ मांग ही नहीं रही इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, चलो एक सेकेंड इस पे आते हैं। पहले मैं एक इक्वेशन और डिराइव करवा दूं जो यहाँ पे अपन ने लिख रखी है, एस ऑफ nth सेकेंड, कितना डिस्प्लेसमेंट आप करते हो nth सेकेंड में। एक बात याद रखना है ना, ये जो एस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, इनफैक्ट इनमें से दो इक्वेशंस जो हैं वो वेक्टर इक्वेशंस हैं। ये वाली एक वेक्टर इक्वेशन है और ये वाली एक वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, तीसरी इक्वेशन को हम वेक्टर इक्वेशन नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी बनाते हैं, एंड दिस साइड ऑल्सो देयर स्केलर क्वांटिटीज। तो टेक्निकली वेक्टर इक्वेशंस ये दो ही कहलाती हैं। ठीक है, पर ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात हो रही है या वेलोसिटीज़ की बात हो रही है तो ये वेक्टर्स हैं और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है। तो हमको ये चीज़ आगे क्वेश्चन में देखनी है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। तो हमारी इक्वेशन जो आंसर देती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का आंसर देती है, डिस्टेंस का नहीं देती। कराता हूँ, ठीक है। ओके, एस ऑफ nth सेकेंड निकालने के लिए आप एक बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी लगाओ। वैसे डेरिवेशन आपको पता भी होगा पर मैं फिर भी बता देता हूँ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि nth सेकेंड कौन सा हो सकता है, वो 5th सेकेंड हो सकता है, वो 10th सेकेंड हो सकता है, वो 20th सेकेंड हो सकता है, वो 1st सेकेंड हो सकता है, कोई भी सेकेंड बोला हो आपको कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, इसको एक्सेलेरेशन मैंने दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और ये 10वें सेकेंड में कितना चलेगा, ये 10th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो आपको इसके लिए इक्वेशन लगा लेनी चाहिए, एस nth की इक्वेशन यूज़ कर लेनी चाहिए। शायद नहीं, क्यों करनी है, आप लॉजिक लगाओ ना, इम्पॉसिबल थोड़ी है इसको निकालना। तो मेरे को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो मेरे को ये इक्वेशन वैसे भी याद नहीं रहती एस nth वाली। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस एस nth की इक्वेशन को या तो आप डिराइव कर लो हाथों हाथ, जिसमें कोई टाइम नहीं लगता है जब आप थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करोगे तो, और या फिर इफ़ यू रिमेंबर इट दैट्स वेरी गुड, है ना, आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मैं खाली ऐसे बोलता हूँ कि जो 10th सेकेंड है ये बाय डेफिनेशन कौन सा सेकेंड है। ये चीज़ थोड़ी सी यूजुअली सब लोग गलत कर देते हैं, तो मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि कोई एक बच्चा 2004 में पैदा हुआ है। ठीक है, 2004 का उसका बर्थ ईयर है, और तुमको जनवरी ले लो या कोई भी बीच का महीना ले लो, मई में ये पैदा हुआ था। ठीक है भाई, अब 2004 से 2005 जब आया तो ये 1 साल का होगा, और जब 2006 आएगा तो ये 2 साल का होगा। इसकी ज़िंदगी का फर्स्ट ईयर कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा 1 to 2 या ये वाला कहलाएगा 0 to 1। तो ये चीज़ यूजुअली बच्चों को परेशान करती है, इसलिए मैं इतना डिटेल में जाके बता रहा हूँ ना। तो इसकी ज़िंदगी का जो फर्स्ट ईयर है वो फर्स्ट ईयर वो होगा जिसमें ये 0 से 1 तक जा रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर हमेशा 1 से नहीं शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। इसकी ज़िंदगी का 10th ईयर कौन सा होगा, जिसमें ये 9 की उम्र से 10 साल की उम्र तक जाता है। समझ गए? तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये 0 था 2004 में, तो 2014 में ये 10 हो जाएगा। तो 2014 से 2015 का जो ईयर होगा वो कौन सा ईयर होगा, जिस साल ये 10 से 11 का होता है। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, द 10th ईयर ऑफ हिज लाइफ। नो, दिस ईयर इज गोइंग टू बी द 11th ईयर ऑफ हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट में 11 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अगेन इज कि जब आपसे पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट अपने 10th सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, तो वो 10th सेकेंड कौन सा होगा, वो 10th सेकेंड होगा 10 to 11 वाला, नहीं 9 to 10 वाला। बस इतनी सी बात है ध्यान रखने की। ठीक है, 10th सेकेंड उसका t इज इक्वल टू 9 से t इज इक्वल टू 10 के बीच में होगा। आपने अगर ये चीज़ सही समझ ली है तो आपको सारे फॉर्मूले लगाने आ जाएंगे और इसको सॉल्व करना आ जाएगा। अगर आप यहाँ गलती करते हो, अगर आप ये बोल देते हो कि 10 सेकेंड शुड बी 10 to 11, तो आप गलत हो जाते हो, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड इज़ नॉट फ्रॉम 1 to 2, फर्स्ट सेकेंड वो है जो 0 से 1 था। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको परेशान ना करे आज के बाद। और अब आप 10 सेकेंड को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा काम कर सकते हो। आप सिंपली इक्वेशन लगा सकते हो कि ये यहाँ से चला होगा और 9 सेकेंड पे एट t इज इक्वल टू 9 ये इतने डिस्टेंस पे पहुँच गया होगा। ठीक है, इसको आप d9 बोल दो। और फिर जब आप देखते हो कि ये इसी यहाँ पे कुछ स्पीड भी है और एक्सेलेरेशन भी था और इस वजह से ये t इज इक्वल टू 10 पे यहाँ पहुँच गया, तो आप इस वाले डिस्टेंस को d10 बोल सकते हो। और अब आप सिंपली क्या करोगे, अब आप बोलोगे कि d10 में से अगर मैं d9 माइनस कर देता हूँ तो मुझे इसका ये वाला ट्रैवल मिल जाएगा, और ये वाला ट्रैवल उसका 10th सेकेंड का ट्रैवल है, 10th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इसी को आपको फॉर्मूला में भी कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो, और इसी को आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है तो भी कर सकते हो। तो d10 निकालना इज व्हाट, सिंपली आस्किंग डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड या 10, जब t इज इक्वल टू 10 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी, तो आप यहाँ पे s इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे और इसमें टी की वैल्यू 10 रख दोगे, और इसी में से माइनस करना है, अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ S9 कर देता हूँ तो इसी में से माइनस करना है u टी। अब एक काम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, मेरे को बस एक सेकंड दो। तो मैं इसको दो जगह लिख रहा हूँ, इधर भी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख रहा हूँ, अभी समझ आ जाएगा आपको, इधर भी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख रहा हूँ और इधर भी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ बच्चों, मैं फॉर्मूला भी साथ साथ डिराइव कर दूंगा, क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व कर दूंगा। तो दिस इज एस nth और दिस इज s ऑफ n माइनस 1th, ठीक है। यहाँ पे आप s की वैल्यू 10, t की वैल्यू 10 यूज़ करने वाले हो, यहाँ पे आप t की वैल्यू 9 यूज़ करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आप t की वैल्यू n यूज़ करने वाले हो, यहाँ पे आप t की वैल्यू में n माइनस 1 यूज़ करने वाले हो। तो ये सब कैसा दिखने वाला है, ये सब दिखने में थोड़ा सा हौच पौच होने वाला है। यहाँ पे टाइम की जगह दोनों जगह हटा के मैंने लिख दिया 10, यहाँ भी 10 और यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर, और उसके नीचे वाले पे मैंने 9 लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ भी चेंज करते हैं, अभी करते हैं, पर ये इक्वेशन पहले सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप n लिखोगे और यहाँ पे भी n का स्क्वायर आने दोगे, और फिर यहाँ पे जब n माइनस 1 लिखोगे और यहाँ पे n माइनस 1 का स्क्वायर आने दोगे, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन ईजी हो रहा है। इसको पहले मैथमेटिकली सॉल्व करने से अच्छा पहले इसको प्लस माइनस सॉल्व कर दो। क्या मतलब कि अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करता हूँ, बिकॉज हमको करना तो यही है, हमको तो एस nth निकालने के लिए 10th में से 9th के माइनस करना है डिस्प्लेसमेंट को। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो सोचो इन दोनों में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, तो यू एन माइनस यू एन प्लस यू आ जाएगा, तो ये तो कट गया, तो खाली यहाँ पे यू बचा है ना, तो ये आ गया यू, और यहाँ पे भी हाफ ए तो आप कॉमन ले सकते हो, अंदर आप सोचो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, कुछ ऐसी सी टर्म बच रही है। तो जब आप इसको माइनस खोलोगे तो ये एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पे खाली 2n माइनस 1 बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। एक बार इसको करके देखो बच्चों, तभी इसका आपको परफेक्ट ग्रास्प मिलेगा। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं यूजुअली इस इक्वेशन को, तो ये कुछ ऐसी दिखती है, u प्लस इस 2 को अंदर डाल दो तो an, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस a/2, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे याद करना चाहते हो तो ऐसे कर दो, ऊपर वाले तरीके से याद करना चाहते हो तो वैसे कर लो। मुझे लग रहा है मैंने यहाँ थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी और मैंने समझाने में उतना टाइम लगाया नहीं, बट मेरे को भी ये इक्वेशन बनाने में कोई मज़ा नहीं आता है, क्योंकि इक्वेशन ना याद रखनी पड़ती है। चलो, तो क्वेश्चन रियली जब आपसे पूछेगा तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो बिना इक्वेशन सोचे। आप सिर्फ ये सोचो कि कौन से सेकंड की बात हुई है, तो यहाँ पे u10 माइनस u9 करेंगे तो खाली u ही तो बचेगा, और यहाँ पे जब हाफ ए लिखा हुआ है और फिर खाली 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करना है तो 100 माइनस 81 करना है, और ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको s ऑफ 10th सेकेंड का आंसर, ठीक है। और u की वैल्यू कितनी बोली है क्वेश्चन में, u की वैल्यू बोली थी 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलेरेशन की वैल्यू 5 बोली थी, तो हाफ इंटू 5 इंटू 100 माइनस 81 कितना होता है भाई, 19, ओके। तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसी 220 प्लस 19 इंटू 5 इज 95, 95 का आधा कितना हो जाएगा 42.5, 95 का आधा 42.5, 47.5 sorry, 47.5, and this is going to be your answer, 67.5 meters in 10th second, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया। तो मेरा पॉइंट क्या था यार इस सारे हौश पौश में, ये जो मैंने कचरा किया है आज, ये पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि इस इक्वेशन का डेरिवेशन अगर समझना है एक बार डिराइव करके देख लो कि समझ आ जाएगा, यहाँ पे या यहाँ पे पहुँच जाओगे, और इनमें से इनको अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। पर अगर तुम याद रखने की कैपेसिटी कम रखते हो ज़रा सी, मैंने यहाँ कोई गलती तो नहीं करी, नहीं करी है ना, तो अगर तुम याद रखने की कैपेसिटी रखते हो तो ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करो और इस फॉर्मूले से आंसर निकाल लो। तो अगर इसको चेक करने के लिए मैं एक बार यूज़ करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस an, एक्सेलेरेशन 5 था, n की वैल्यू 10 थी, और माइनस ऑफ a/2, तो a/2 कितना था भाई 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 माइनस 2.5 जो कि 67.5 होता है। तो आंसर तो हमारा मैच कर गया है ना। तो अगर ये फॉर्मूला याद रखा जाता है तो ठीक है, आपकी ज़िंदगी आसान कर लो। अगर नहीं याद रखा जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर नहीं याद आ रहा है, एक प्रॉब्लम आ रही है एक एग्जाम में, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसको याद करने में, जो कि हो जाता है, तो आपको दिमाग सिर्फ इतना लगाना है कि कौन से सेकंड की बात की गई है, 10th सेकंड बोला गया है, तो 10th सेकंड वो होता है जो 9 से 10 पे चलता है। तो आप 10 वाली डिस्प्लेसमेंट को 9 वाली डिस्प्लेसमेंट को निकालो और माइनस कर दो छोटे से बड़े को, और आपका आंसर आ जाएगा इतना सिंपली। एक बार और करके बता देता हूँ मैं, लेट्स से अगर ये 5th सेकंड के लिए या 6th सेकंड करते हैं इस बार, तो अगर ये 6th सेकंड के लिए पूछा होता हमको, तो हम इससे बोलते कि डिस्प्लेसमेंट एट 6 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 5 कर दो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एट 6 कितना था, ये होगा u6 प्लस हाफ a 6 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना है u5 प्लस हाफ a 5 का स्क्वायर। ये ज़्यादा आसान नहीं है,
हर बार आपको अगर सिर्फ इतना सा ही करना है और रटी रटाई इक्वेशन को यूज़ करके आंसर आता है तो कर लो फिर, ठीक है। तो इसमें से माइनस किया तो यहाँ तो यू बच गया, और यहाँ पे हाफ ए के साथ बचेगा खाली 6² - 5², तो 36 - 25 11 हो जाएगा। और यू की वैल्यू आपको पता है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको पता है, और यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। क्योंकि एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारी ऑड है ना, इसलिए हमेशा यहाँ पे एक 0.5 वाली टर्म आएगी, क्योंकि वो 1/2 ए हमेशा होगा, तो वो ऑड टर्म की वजह से 0.5 बनेगा ही। तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं इसके। अभी तो ये 20 प्लस 55 का आधा 27.5, 27.5, एंड दिस गिव्स यू आंसर 47.5 मीटर्स कवर्ड इन 6th सेकेंड। ठीक है भाई, चलो तो ये एक और आपका काम हो गया, आपको एस nth निकालना आता है अब। ऑलराइट, 2-3 ट्राई कर लो खुद से और दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके उसको कंफर्म कर लो, तो तुम्हारे दोनों यूज़ केसेस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तुमको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस पर्टिकुलर टाइप में। ऑलराइट, आगे चलते हैं अब। तो अब मुझे आपको और क्वेश्चंस कराने हैं, और इन क्वेश्चंस में मैं चाहता हूँ कि हम लोग इन इक्वेशंस को बार बार यूज़ करें। तो इनके कुछ बहुत ही कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, और मैं वो कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तुमको बता दूंगा, तो तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे सबसे कॉमन टाइप और सबसे ज़्यादा वैरायटी में देखे जाने वाले क्वेश्चन जो हैं वो चोर पुलिस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये चोर पुलिस के क्वेश्चंस के लिए मैंने ये एक एनिमेशन बनाया बड़ा अच्छा सा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एक चोर की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चोर की वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कोई भी रखो, कांस्टेंट है। और पुलिस वाली कार क्या करेगी, पुलिस वाली कार आराम से बैठी होगी 0 वेलोसिटी पे एक कोने में। ठीक है, आपको ये v की वैल्यू 0 मिल गई, अब 0 हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली ये u2 की वैल्यू भी 0 कर दी मैंने। ठीक है, तो पुलिस बेसिकली बैठी हुई है अभी, और वो चोर को पास करते हुए देखती है 80 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है 80 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अगर आपको ऐसे कन्वर्जन मैंने शायद आज तक ढंग से कराया नहीं है, आई डू होप कि ये आपको आता हो, पर अगर आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत है तो मैं आपको बता दूँ कुछ सिंपल से वैल्यूज़ जो आप याद रख सकते हो। सबसे पहले तो आप कन्वर्जन करने के लिए ना बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला यूज़ करा करो। तो अगर 20 किलोमीटर पर आवर बोला गया है, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिखो कि 20 एक किलोमीटर को 1000 मीटर्स बोल दो, और एक आर को 3600 सेकेंड्स बोल दो। ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये सब 5/18 बनता है, और 5/18 अगर तुमको याद है और यूज़ करने में गलती नहीं करते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, पर अगर गलती करते हो तो ये स्टेप कभी आपको गलत नहीं होने देगी। ओके, यहाँ से 2 0 काट दो, 5/18 का 10/36 बन गया, और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको सॉल्व करने में इसको आसानी हो जाती है। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 200/36 या 100/18 या 50/9, और 50/9 कितना होता है अब वो सोच लो, है ना। 50/9 शुड बी समथिंग बिटवीन 5 and 6, तो देख लेना। ओके, अब जो मैं चाह रहा था कि आप कुछ ईजी चीज़ें याद रख लो, वो ऐसी है कि ये जो 5/18 है ना, ये आपको हमेशा किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के काम आएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये याद रख सकते हो, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप इसको 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड्स याद रख लो, ये तो गलती नहीं देगा ना, ये तो याद रखा जा सकता है। तो ये कर लो। इससे क्या फ़ायदा है कि 18 के मल्टीपल्स में चलो, यूजुअली 18 के मल्टीपल्स में आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी वेलोसिटीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 18 किलोमीटर पर आवर लिखता तो वो कितना होता, वो होता 18 × 5/18, तो ये बनता 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्वेश्चंस में मिल जाता है 18 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर जो कि बन जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एग्जैक्टली डबल है, और 18 × 3 कितना होता है 54, जो कि बन जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। कुछ गलती करी क्या मैंने? हाँ, ये 30 थोड़ी होगा, ये होगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऐसे ही आगे चलती रहेगी कहानी। तो 90 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, दैट वुड बी 18 5 तो 5 × 5 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, वापस आते हैं। तो इस चोर पुलिस के मामले में 20 मीटर पर सेकेंड यानी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है चोर के पास इनिशियली, और पुलिस के पास ये चेंज करने की कैपेसिटी है। पुलिस की कार एक्सेलरेट कर सकती है अपनी मर्जी से, तो जितना ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा पुलिस उतनी भारी तरीके से एक्सेलेरेट कर रही होगी, और जितना ये नीचे होगा उतना हल्का एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, ये जो कर्व है ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट वो टाइम का इंस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मैं इस टाइम के वेरिएशन को थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा, ऑप्शन है ये, हाँ, क्योंकि इतना इतना 200 सेकंड तक हम जाना नहीं चाहते, तो 20 सेकंड 10 सेकंड इसके आसपास की बात करते हैं। तो अब ये अगर मर्ज हो रहे हैं दोनों एट दिस पॉइंट जो 10 सेकंड्स के ऊपर वाली हाइट है, ठीक है, तो ये 10 सेकंड्स पे अगर ये ऊपर मर्ज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि 10th सेकंड में इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। वेलोसिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होगा, बिल्कुल भी नहीं है।
अभी तक तो पुलिस उस वेलोसिटी को टच किया है जिस वेलोसिटी से चोर पहले भाग रहा था। अब उससे और स्पीड बढ़ती जाएगी पुलिस की, और धीरे धीरे इनके बीच का गैप कम होना शुरू होगा। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ इनके बीच का गैप कम होना शुरू होता है, वरना उससे पहले क्योंकि पुलिस की वेलोसिटी कम है तो चोर आगे आगे भागता जाएगा और गैप बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यू वांट टू सी ऑल दिस, इसके लिए अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम के बिना पहले मैं इसको पुट करता हूँ। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुलिस की अपन ने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दी है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली 10 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी पुलिस की कार की। पर ये वो पॉइंट है जहाँ वेलोसिटी सेम होगी, यहाँ पे अभी चोर पकड़ने आने वाला। ऑलराइट, तो ये गलती मत करना। लेट्स प्ले दिस थिंग। और आप देख सकते हो, अगर इसको थोड़ा सा और जूम इन करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो कि चोरों की मैक्सिमम वेलोसिटी टच हो चुकी है। ठीक है, चोर के पास बहुत महंगी कार नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक कि धूम मूवी के चोर हैं, इट्स लाइक कि गैंग्स ऑफ वसीपुर वाले चोर समझ लो। और इनके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो आप देख सकते हो कि ट्रेस जो येलो कार का आ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी का आ रहा है ना, दो पॉइंट्स के बीच में इक्वल वेलोसिटी या इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हर बार डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बिल्कुल बराबर चलती जा रही है, राइट। पर नीचे जो पुलिस है इसके डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले छोटे थे फिर बड़े हुए, अभी ये और बढ़ते जाएंगे। तो अगर ये आगे जाते जाते देखते जाओगे तो ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं दूर कर देता हूँ, अभी तक पकड़ में नहीं आया। और यहाँ पे पुलिस ने इसको ओवरटेक किया। ज़रा सा पीछे चलते हैं, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली द टाइम जहाँ पे पुलिस और चोर की वेलोसिटी सेम हो गई है। ओके, पास आके देख लो और अभी ये दूर है, और अभी इनके बीच का सेपरेशन कितना है, तो आप देखो पुलिस जो है वो एक्स यहाँ पे है x2 पे जो कि 101 मीटर्स है, जबकि चोर जो है वो यहाँ पे है x1 पे जो कि है 20201 मीटर्स। ठीक है, 201 मीटर्स पे। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर्स है। पर क्योंकि अब चोर की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही थी और पुलिस ने वेलोसिटी बढ़ा ली है अपनी चोर से भी ज़्यादा, तो अभी उसको पकड़ेगा तो ये डिस्टेंस अब कम होना शुरू हो जाएगा, इनके बीच का गैप कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखो थोड़ी आगे आ गए अपन, और यहाँ पे गैप देखो, तो अब ये जब ये पहुँचा 300 पे तो ये 200 की जगह अब थोड़ा सा और आगे आ चुका है, 223 पे आ चुका है। ठीक है, तो इट इज़ ऑलरेडी अ लिटिल क्लोजर। तो जहाँ पे पहले 100 का डिफरेंस था अब कम डिफरेंस है। और दूर कर देता हूँ इस ग्राफ को, अब देखते हैं आगे। ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, अब पुलिस की स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, और इतनी तेज़ी से पुलिस करीब करीब डबल हो चुकी है। देख रहे हो यहाँ पे ये 39 पे आ चुका है, तो करीब करीब डबल स्पीड पकड़ चुका है, इनफैक्ट ओवरटेक कर लिया। तो इसको फिर थोड़ा सा पीछे ले चलो दिस पॉइंट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली डबल हो गई है पुलिस की वेलोसिटी। पुलिस भाई साहब भी 400 मीटर पे पहुँच चुके हैं, चोर भाई साहब भी 400 मीटर पे पहुँच चुके हैं, और इन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। बेसिकली पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, तो आप यहाँ ग्राफ पे देख सकते हो कि टाइम लगा है 20 सेकेंड्स, वो यहाँ कोने में भी लिखा हुआ है, टाइम 20 सेकेंड्स लगा। ठीक है, और 400 मीटर वाले पॉइंट पे पकड़ा। तो क्वेश्चन हमेशा यही आपसे पूछेगा। अब इस पूरे प्रोसेस में आप चोर को अगर एक्सेलेरेशन दे दो तो भी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अगर वेरिएशन और डालना चाहता है तो वो डाल सकता है। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग वी कैन ट्राई, थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेशन देना पड़ेगा। पर एक बार इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गेस करो कैसा होगा, गेस करो एक बार, है ना। अभी मैं खाली वापस वेलोसिटी टाइम पे ले आता हूँ, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खुद बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ चोर आपको दी हुई थी, वेलोसिटी ऑफ चोर कितनी थी, कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी थी, 0 थी। पुलिस का एक्सेलरेशन कितना था, तो पुलिस ने अपना पूरा पेडल पे जोर लगा के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अचीव किया है, एंड दिस इज देयर कार्स कैपेसिटी। एक बार ऐसे मान लो कि यही अभी कैपेसिटी है इनकी कार की, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलेट करेंगे तो चोर को कब पकड़ेंगे। ठीक है, तो पुलिस अगर अपने किसी पॉइंट पे बैठी है, अगर पुलिस ओरिजिन पे बैठी है और इस ओरिजिन वाले पॉइंट से, अब मैं ये हटा देता हूँ, इस ओरिजिन वाले पॉइंट से जैसे ही यहाँ पे चोर क्रॉस करेगा, हम जानना चाहते हैं कि चोर कितना दूर जाएगा जहाँ पे पुलिस उसको ओवरटेक कर रही होगी। तो आपको ओवरटेकिंग के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर सिंपली चोर पुलिस के नाम से आपको पूछा जा सकता है कि व्हेन विल द पुलिस कैच द थीफ, है ना, ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या लगानी है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। चोर जो भाग रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है, पुलिस जो चल रही है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है ना भाई। हमको क्या क्या नहीं पता, हमको डिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, हमको टाइम की वैल्यू नहीं पता। तो आपको सिंपली ये करना है कि ऊपर वाला डिस्टेंस जो है उसका एक फॉर्मूला लिखना है। आपको बोलना है कि चोर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और टी टाइम के लिए चल रहा है, और इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो 0 t² जब भी करोगे तो 0 ही रहेगा ना, तो वो सेकंड पार्ट बेकार हो गया। तो आप v/t ऊपर रख सकते हो, नीचे लिख सकते हो s = ut + ½ at², है ना। अब यहाँ पे आपको टाइम भी नहीं पता है और s भी नहीं पता है, तो आप दोनों चीज़ों को सॉल्व कैसे कर सकते हो। आप बहुत सिंपली इस चीज़ से सॉल्व कर सकते हो कि द डिस्टेंस विल बी सेम फॉर बोथ, तभी तो ओवरटेकिंग का पॉइंट आएगा।
जब ये भी और ये भी सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, दैट विल बी द पॉइंट जब पुलिस ने चोर को पकड़ा या ओवरटेक करी गाड़ी उसकी, है ना। तो यहाँ पे हम एस इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ऊपर चोर की वेलोसिटी इनटू कुछ टाइम टी वो लेगा, और नीचे पुलिस की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, और यहाँ पे हाफ AT स्क्वायर लिखा हुआ है, और वो भी कुछ एग्जैक्टली इक्वल टाइम ही लेगा, क्योंकि सेम टाइम पे सेम जगह पे मौजूद होंगे दोनों, तभी तो ओवरटेकिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे टी सॉल्व हो के आ जाता है। तो आप यहाँ पे लिखते हो कि चोर की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, टाइम टी लगा होगा, और पुलिस का एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड था और टाइम टी लगा होगा, तो ये कटा, एंड इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20t। अब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन बनते हैं। एक सॉल्यूशन इसका बनता है सिंपली टी इज इक्वल टू 20, तो 20वें सेकंड पे ये मिल जाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन बनता है टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और 0 सेकेंड भी एक ऐसा सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 0 सेकेंड पे भी तो ये दोनों साथ में थे। 0 सेकेंड वो टाइम था ना जब आपने पुलिस और चोर का प्रोसेस शुरू किया था, जब चोर ने जस्ट पुलिस को क्रॉस किया था। तो 0 सेकेंड पे भी यही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि दे आर एट द सेम पोजिशन एट द सेम टाइम, इसलिए ये इसके सॉल्यूशन में आता है हमेशा। ठीक है, आपको यहाँ पे टी का आंसर मिल गया, टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो अब आप इसको पुट करके एस निकाल सकते हो। तो किसी भी एक में पुट कर दो, मैं कहूँगा सिंपल वाले में पुट करो। तो डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी v इंटू टी, 20 इंटू 20, तो 400 मीटर। और ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं, तो अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली कन्फर्मेशन है, जो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे ग्राफ में सारा कुछ देखा था। ठीक है तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, और ये तो बहुत सिंपल मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो आप फाइनल वेलोसिटी पुलिस की नहीं जानते, तो पुलिस की वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा सकते हो। और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 ही थी, और फाइनल वेलोसिटी इसकी 2 इंटू कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड्स लगा, तो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। दैट्स समथिंग इफ़ आस्क्ड, अगर पूछा जाए तो आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैं 2-4 और कराऊंगा, अभी चिंता मत करना। अभी इसका एक काम जो बाकी था वो कर लेते हैं, कि हमको इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के सोचना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अब बनाने सोचने शुरू कर दो, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको और भी कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 1 to 10 या 1 to 14 तक मैंने लिखा हुआ है, मेरे को लगता है यहाँ पे ये सब 10, 20, 30 होता तो अच्छा रहता है ना। तो मैं यहाँ पे टाइम को तो 14 सेकेंड्स छोड़ देता हूँ, या नहीं, टाइम को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 20 सेकेंड तक जाके हमको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो टाइम के फ्रेम में चेंज करके हम इसको 2468 कर लेते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट लगेगा बस, हैव पेशेंस। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। चलो, और टाइम के फ्रेम में खाली हमको क्या करना है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के फ्रेम में हमको क्या करना है, हम जानते हैं कि 400 सेकेंड्स, सॉरी 400 मीटर्स पे जाके ये लोग मिलने वाले हैं, है ना। तो 400 मीटर्स के हिसाब से फिर आप ऐसे करो, 20, 40, 60, नहीं इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 400 बहुत दूर आएगा। तो 40, 80, 120, 160 ऐसे चल लेते हैं। 200, 240, 280, 320, 360 और 400। ओके, तो हमको 20 के ऊपर, इसको मैं और छोटा करता हूँ, 20 के ऊपर आना है, और 20 पे 400 पे ये दोनों गाड़ियाँ होंगी, यहाँ पे आके इन दोनों गाड़ियों को मिलाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब इनके ग्राफ कैसे होंगे, तो समथिंग दैट ट्रैवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो चोर भाई साहब इनिशियली 0 वाले पॉइंट पे थे, और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल के वो यहाँ तक आए हैं, तो उनका ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये तो चोर का ग्राफ हो गया। ऑलराइट, पुलिस ने एक्सेलरेट किया, पुलिस का भी एंड पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अब वो इसके बीच में एक्सेलरेट कर रहे होंगे, तो उनका ग्राफ कैसा होगा, तो पुलिस वाले भाई साहब का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा सा स्माइलिंग कर्व हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग अप वाला। ठीक है, ये चीज़ हमारा प्रेडिक्शन है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली देख लेता हूँ, तो प्रैक्टिकली भी मैं इसको दिखा दूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसका XT ग्राफ इससे डिमांड करते हैं, तो ये कैसा आता है, ये ऐसा आता है। इसमें देख रहे हो 400 वाली लाइन थोड़ी सी नीचे है, आई थिंक आई कैन चेंज दैट, आई कैन चेंज दैट, यस। तो ये 400 वाला ग्राफ आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द ग्राफ दैट वी मेड। इनफैक्ट अगर मैं इसको ओवरलैप करवाता हूँ, तो ये काफ़ी क्लोजली ओवरलैप हो जाता है ना। चलो, पॉइंट यही है कि डिस्प्लेसमेंट एक का ऐसा कर्व आएगा, दूसरे का स्ट्रेट लाइन आएगा। दिक्कत यहाँ पे यही आ जाती है, अगर आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स की एक्सेलरेशन दी होती है, और दोनों ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग एक्सेलरेशन का रेट होता, या कोई डीसेलरेट भी कर रहा होता, तो ये सारी चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाती। जैसे अगर मैं यहाँ पे पुलिस का एक्सेलरेशन शुरू कर दूँ, तो मैं इसका VT ग्राफ ले आता हूँ, और पुलिस का एक्सेलरेशन तो है ही, सॉरी चोर का भी एक्सेलरेशन कर दूँ, तो चोर वाली लाइन अगर ऐसे मैं एक्सेलरेट करवाना शुरू कर देता हूँ ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली पुलिस को भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा, और चोर से ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तब जाके वो पकड़ पाएंगे।
ठीक है। तो इनके ग्राफ कुछ ऐसे हो जाते हैं, और इस ग्राफ को आप देख सकते हो, ये दोनों स्माइलिंग कर्व्स होंगे, ये वाला ग्राफ, और ये दोनों स्माइलिंग कर्व्स जिस पॉइंट पे मिल रहे होंगे उस पॉइंट पे इनका कोलिजन होगा। ठीक है। तो अभी जैसे ये वैल्यूज़ हैं, इनको थोड़ा सा अपन सिंपल वैल्यूज़ देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो लेट्स से ये A2 की वैल्यू मैंने 6 कर दी, जो कि यहाँ नीचे लिखी है, और A1 की वैल्यू को मैं 3 पे ले आता हूँ। A1 की वैल्यू मैंने 3 कर दी, और कोई चेंज नहीं। ओके। तो यहाँ पे हमने अब क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस कर दिए। मैंने सबसे पहले आपको बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर जो है वो अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। पुलिस को इनिशियल वेलोसिटी देनी है, देने चाहो तो ये यहाँ से ऊपर नीचे हो जाएगा, एंड दैट कैन बी डन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पुलिस को पीछे भी भेज सकते हो, पर वो और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं तो अभी बाद में लेके आएंगे, अभी हम 0 पे रखते हैं। ठीक है। तो चोर जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस 0 है, एक्सेलेरेशन ऑफ चोर जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली पुलिस इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक्सेलरेशन करती है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब हम जानना चाहते हैं कि ये कहाँ मिलेंगे। ये सारे चोर पुलिस के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा और ईजी करेंगे 3-4 लेक्चर, नहीं 3-4 नहीं, ज़्यादा 6 लेक्चर्स के बाद, जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते बिना रिलेटिव मोशन के, तो हम लोग इसको बिना रिलेटिव मोशन के सॉल्व करना सीख लेते हैं, बिकॉज इवेंचुअली हमें दोनों की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे चोर की वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन कुछ ऐसा होगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ठीक है। और पुलिस का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन कुछ ऐसा आएगा, UT तो 0 ही है, प्लस हाफ AT², जिसको यहाँ पे 3T² बोला जा सकता है। अब दोनों सेम लोकेशन पे सेम टाइम में कब होंगे, जब ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगे इक्वेट। तो आप बोलोगे 20T प्लस 3T² अपॉन 2 इज इक्वल टू 3T²। तो अगेन इसको यहाँ भेज दो और ये बन जाएगा 20T इज इक्वल टू 3T² अपॉन 2, क्योंकि पूरे में से आधा माइनस कर दिया खाली, और इस 2 को इधर भेज दो तो 40/3 T इज इक्वल टू T²। तो आपका आंसर एक तो 0 आ गया क्योंकि सेम पॉइंट से शुरू किया है, और दूसरा आंसर आपका आ गया 40/3, जो कि हो जाता है 13.3 सेकेंड्स। ठीक है। 13.3 सेकेंड्स में अगर आप कोई भी एक पर्सन से पूछते हो कि वो कितना ट्रैवल किया, तो आपको लोकेशन भी मिल जाती है। तो इस बार पुलिस से अगर पूछा जाए तो आप हाफ AT² लगाओ और यहाँ पे लिखो 3 इंटू 40/3 का स्क्वायर। दिस विल गिव यू, एक 3 तो कट जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600, और नीचे एक 3 बच जाएगा, तो 1600/3 हो जाता है 533.3 मीटर्स। ठीक है। क्या हम ग्राफ पे चेक कर सकते हैं इन दोनों का सारा बिहेवियर? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेट्स वॉच दिस रिजल्ट इन एक्शन। सारा कुछ हमने सेम चीज़ सेट कर रखी है, प्ले करो। अब जब आप इसको प्ले करते हो तो आप देख रहे हो गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से आगे भाग रही हैं, गाड़ियों को थोड़ा सा पीछे ले आते हैं। वैसे ये 500 वाला पॉइंट ही है ना जहाँ पे ओवरटेक हो रहा है, 533, तो ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है ये पॉइंट। एक सेकंड, ये सीरी चुप हो जाए बस। नहीं सीरी, कुछ नहीं करने का है। नहीं कुछ नहीं। ओके। तो 533 वाला पॉइंट आने वाला है, तो आने ही वाला होगा, बस थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये 500 और 13 से थोड़ा सा ज़्यादा 13.3 पे आ जाएंगे तो ये ओवरटेकिंग पोजीशन बन जाएगी, बन गई इनफैक्ट। ये देखो 534 मीटर्स पे आ गए हैं हम लोग, तो अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों सेम लोकेशन पे आ गए हैं। आप इसका ये XT ग्राफ पे भी ओवरलैपिंग देख सकते हो। हाउएवर पुलिस की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो पुलिस की वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड हो रखी है यहाँ पे, जबकि चोर की वेलोसिटी खाली 60 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। तो आप इन इक्वेशन से ये चोर पुलिस वाले सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब मैं बस करता हूँ, इस चोर पुलिस के काम से बाहर आते हैं हम लोग। ठीक है। अब हम 2-3 अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ी सी वैरायटी के लिए। तो एक क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है वो है एक ट्रेन का क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। तो ये ट्रेन का क्वेश्चन ऐसा है कि एक पर्सन यहाँ खड़ा है, या इनफैक्ट आप इसको सोचो यहाँ खड़ा है। ठीक है। आप एक स्टेशन पे खड़े हो और अब ये ट्रेन यहाँ पे चलना शुरू करती है, तो ट्रेन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाना शुरू करती है, पर हमें ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी हुई। तो ये पर्सन देखता है कि इस ट्रेन के फ्रंट एंड जो है, जो इसका इंजन है, और जो उसका टेल एंड है, जिसको मैं खाली टेल को T से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जब ये ट्रेन इसके सामने से क्रॉस कर रही है तो वो क्या कर रही है, एक्सेलेरेट कर रही है ना, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो जब इसका इंजन क्रॉस करता है तो U वेलोसिटी से क्रॉस करता है इस पर्सन को, और जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है इसका जो टेल है वो V वेलोसिटी से इसको क्रॉस करके निकलती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि इसका जो मिडिल पार्ट है, ये M पॉइंट है, ये किस वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा होगा हमारे पर्सन को। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसकी मैं लैंग्वेज हल्की सी बना देता हूँ कि इंजन क्रॉसेस विद वेलोसिटी इज इक्वल टू U। ठीक है। टेल क्रॉसेस विद वेलोसिटी इक्वल टू V, मिडिल पॉइंट
क्रॉसेस विद अ वेलोसिटी दैट इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अब आपसे अगर बोला जाए कि आपको बताना है कि ये मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी क्या रही होगी, तो आप कैसे करोगे? अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो और थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हो तो पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड टेक अराउंड 5 मिनट्स तक ले लो। ठीक है, वैसे तो 3 मिनट में हो जाना चाहिए, 3 4 5 5 मिनट तक दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे ये सॉल्व हो जाता है ना, अगर आप दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसके लिए ना एक थोड़ा सा मैं तुमको लाइफ लेसन देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हो, कोई प्रॉब्लम को देखते हो, don't look for ways to learn the solution, look for ways to क्या बोलेंगे इसको, look for ways to come up with the solution। ठीक है, तुमको उस सॉल्यूशन को खुद को इमेजिन करना और खुद को क्रिएट करने की आदत डालनी है। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग फॉर। तुमको आगे लाइफ में वैल्यू तभी मिलेगी एज अ पर्सन, चाहे तुम डॉक्टर बनो चाहे इंजीनियर, जब तुम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद बना पाओ। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स तुमको हम दे रहे हैं ये तो सारी सॉल्व है, तुम जहाँ से मर्जी इनका सॉल्यूशन निकाल लोगे या मेरे वीडियो में आगे आ जाएगा तो बिना पॉज करे आगे बढ़ जाओगे तो मिल जाएगा सॉल्यूशन तुमको, राइट। बट वहाँ पे तुम्हारा अपना फ़ायदा नहीं है, तुम सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस याद नहीं रख सकते। इनफैक्ट जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि पेपर में काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे जो पहले कभी नहीं देखे हैं लोगों ने। तो यू कांट जस्ट सॉल्व दोज क्वेश्चंस बाय लर्निंग प्रीवियस क्वेश्चंस। आपको अपने दिमाग से सॉल्यूशंस लाने की, कम अप विद द सॉल्यूशन, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, यही प्रॉपर इंटेलिजेंस है। तो फॉर ऑल ऑफ यू माय एडवाइस इज़ कि जितने क्वेश्चंस हो सकें खुद से ट्राई करने हैं काफ़ी ज़ोर लगा के, और फिर इनके सॉल्यूशंस देखने हैं। ठीक है, चलो तो अब पॉज कर लो, टेक 5 मिनट्स, अच्छा सा दिमाग लगा के ट्राई करो और मैं इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहाँ पे दिमाग ऐसे लगाना पड़ता है कि ये एक पूरी ट्रेन कनेक्टेड है, ये एक पूरी रॉड है किसी कुछ पर्टिकुलर लेंथ की, है ना, इसकी लेंथ एल होगी। तो जब ये ट्रेन यहाँ से पर्सन के सामने से पूरी की पूरी पास हो जाएगी तो इसको आप इनिशियल और फाइनल 2 पॉइंट्स पे देखो अकेले। तो आप इसको ऐसे सोचो कि इनिशियली ये पॉइंट जो है ट्रेन का, ये इस पर्सन के एग्जैक्टली फ्रंट पे होगा, और फाइनली पर्सन तो यहीं खड़ा है पर ये जो ट्रेन का टेल है ये इस पर्सन के सामने होगा, कुछ इस तरीके से। हमको इन दोनों के बीच का एक मोमेंट चाहिए। इन दोनों के बीच का मोमेंट कौन सा होगा? जब ट्रेन यहीं, पर्सन यहीं, जब इस ट्रेन के मिडल वाले पॉइंट का यहाँ से क्रॉसिंग हो रही होगी। हम इस पॉइंट पे इस ट्रेन की वेलोसिटी जानना चाहते हैं। हमको पता है कि यहाँ पे इस ट्रेन की वेलोसिटी u थी, यहाँ पे इस ट्रेन की वेलोसिटी v थी। दैट्स हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें हम? काफ़ी सिंपल। आप बोल सकते हो कि इनिशियली इस ट्रेन की वेलोसिटी u थी जब ये इस पर्सन के सामने था, ठीक है, और जब ये l डिस्टेंस, जब ये पूरी ट्रेन की लेंथ कवर कर चुका है तो l डिस्टेंस पे इस ट्रेन ने अपनी वेलोसिटी कितनी कर ली है? v कर ली है। इनिशियली u थी, l डिस्टेंस दूर जाने पर इसकी वेलोसिटी v हो गई है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a l, क्योंकि l डिस्टेंस जितनी देर में उसने कवर किया है उतनी देर में उसकी वेलोसिटी u से v पहुंच गई है। तो हमको यहाँ पे एक्सेलेरेशन की एक वैल्यू मिल जाती है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a l हो जाती है। इस क्वेश्चन में अभी तक हमने एक l इंट्रोड्यूस किया है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ये नॉट गिवन क्वांटिटी है, तो आपका जो आंसर है उसमें l नहीं आना चाहिए। ठीक है, गिवन क्वांटिटीज़ यहाँ पे v और u है, आपका आंसर v और u की टर्म्स में आना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? चलो, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बीच में जब ये ट्रेन थी तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो आप देखो ये इंजन ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, l/2 डिस्टेंस कवर किया था ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वेलोसिटी जो हमको निकालनी है v0, या v0 बोल दो, या v1 बोल दो, या v कुछ भी बोल दो। चलिए, तो हम जानते हैं कि इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी लेंथ कवर करी होगी? इसने l/2 लेंथ कवर करी होगी। तो अब ये l/2 लेंथ अगर इसने कवर करी है तो आपके पास ये जो वेलोसिटी है जो आपको निकालनी है, इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको v1 vx v½ कुछ भी बोल दो, है ना, v0 बोल दो। तो v0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही थी, और इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको पता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें आपने एक्सेलेरेशन लिखी। इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू को पुट कर देते हैं अब हम यहाँ पे, और वहाँ पे l/2 पहले से लिखा हुआ है, ये l कट जाएगा उससे जो नीचे है ना। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो v0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू l/2। अच्छा, तो ये तो l और ये कट ही जाएगा, तो l यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे a की वैल्यू लिखी। a की वैल्यू है कुछ ऐसी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2al। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2al, सॉरी ए कैसे आएगा नीचे?
ये ए कैसे आ सकता है, ये तो खाली एल होगा ना, यहाँ भी नहीं होगा, तो दिस इज़ गोइंग टू बी आउट। और यहाँ पे वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इसको जब इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस ऑफ यू स्क्वायर बाई टू बन जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर होल का अपॉन टू। तो वी नॉट का आंसर आता है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू। यूजुअली इसका आंसर गलती में जल्दी जल्दी में लोग वी बाई टू या वी प्लस यू बाई टू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इन इक्वेशंस को यूज़ करके बनता है। हाउएवर आप सोच रहे होगे कि मैंने इक्वेशंस का उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराया नहीं। ये प्रैक्टिस जो है आपको थोड़े से क्वेश्चन से ही करनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चंस मैं आपको आज दे रहा हूँ जिन क्वेश्चंस में आपको बेसिक तरीके से इन इक्वेशंस को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं नीचे, तो आपको खाली इन आंसर्स को देख के चेक करना है कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ऑलराइट, एक आधे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं। एक तो पूरा का पूरा ग्रेविटी का केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटी का केस अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने मिलेगा, जिसमें हम ग्रेविटी के और ग्राफ्स भी बनाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस देखेंगे ग्रेविटी की। ग्रेविटी इटसेल्फ इस पूरे की एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस कुछ ऐसे टाइप के भी होते हैं कि आपसे स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर एक गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है u, ठीक है, और इसको किसी एक डिस्टेंस पे जाके ब्रेक लगानी है, यहाँ पे एक रेड लाइट है जिससे पहले पहले इसको ब्रेक लगानी है, तो आपको यहाँ पे इस रेड लाइट तक का डिस्टेंस दिया हो सकता है। आपको पता है कि यहाँ पे v की वैल्यू को 0 करना है, तो आपसे एक्सेलेरेशन पूछा जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, जो भी डिस्टेंस है d, इसको लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और सिचुएशन कैसी होती है, एक और सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको अगर किसी स्पोर्ट्स कार के बारे में पता है, तो एक स्पोर्ट्स कार है जो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच कर लेती है। ठीक है, जस्ट टू मेक कैलकुलेशंस ईजी आप इसको 360 किलोमीटर पर आवर का एक क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, और 360 किलोमीटर पर आवर से इस गाड़ी को जब फुल पावर से ब्रेक लगाया जाता है, तो लेट्स से कि ये 100 मीटर्स में, या 100 मीटर्स तो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए वैसे, उससे कम में रुक जानी चाहिए, पर ठीक है, लेट्स से ये 100 मीटर्स में स्टॉप हो जाती है। तो इसका ब्रेकिंग पावर कितना है, इसकी ब्रेकिंग एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन की वैल्यू कितनी है, अगर ये पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो ना बड़ी सिंपली कि डिसेलरेट करने के लिए आपको 2-3 इक्वेशंस हैं आपके पास। यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो आप बिना टाइम वाली इक्वेशन लगा लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप बोलोगे कि फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। अब किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी यूज़ करने का क्या नुकसान होता है कि एक्सेलेरेशन भी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आ जाएगा, और एक्सेलेरेशन अगर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आ गया तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। इट डजेंट मेक एनी सेंस। क्यों, खुद सोचना, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर ग्रेविटी वाले में बता दूंगा। ठीक है, बट एक्सेलेरेशन को इमेजिन करो, एक्सेलेरेशन अगर आपका 10 मीटर पर सेकेंड है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चेंज करेगा अगर ये एक्सेलरेशन 1 सेकेंड के लिए लागू होता है। तो यही अगर आपको 10 तो नहीं, अगर आपको इसी को कन्वर्ट करना होता किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, तो आप इसको कन्वर्ट करके देखो, एक बहुत बड़ा सा अजीब सा नंबर आएगा, क्योंकि वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा कि किलोमीटर पर आवर में कितनी स्पीड चेंज होगी अगर एक्सेलेरेशन 1 घंटे के लिए लगता रहेगा। तो 1 घंटे के लिए एक्सेलेरेशन लगता रहेगा, तो 3600 सेकंड के लिए ये एक्सेलेरेशन लगेगा, सेम वैल्यू है ना। और 3600 सेकंड में ये कितना चेंज करेगा, ये हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज करता है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड का चेंज जब 3600 सेकंड्स तक करता रहेगा, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। अब वो स्पीड जो आएगी ये 36,000 मीटर पर सेकंड आई है, इसको जब तुम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो तुमको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा एक अजीब सा और बड़ा सा नंबर मिलने वाला है तुमको जब तुम इसको कन्वर्ट करते हो। तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन कैन नेवर बी यूज्ड इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में चीज़ों को। तो यहाँ पे 360 को आप कन्वर्ट करो तो आपको पता है कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये 100 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। 100 का स्क्वायर किया, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 100 मीटर्स बोल दी हमको, तो दिस थिंग विल कट आउट, ये 50 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस का 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड कम कर देता है इसका डिसेलरेशन, काफ़ी पावरफुल है। आई थिंक 100 मीटर मैंने कम ले लिया, इतनी जल्दी रुक नहीं पाएगी गाड़ी, ये बहुत भारी डिसेलरेशन है दिस वन, है ना, क्योंकि दिस डिसेलरेशन इज व्हाट, दिस डिसेलरेशन इज 5 Gs ऑफ डिसेलरेशन। अगर आप इसको समझ पाते हो तो जी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड का है, जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, जो हमको अभी ग्रेविटी की वजह से लग रहा है ना, एंड दिस इज मोर देन 5 Gs। तो ये 5G डिसेलरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के लिए, या एक्सेलरेशन इतनी बॉडी हमारी झेल तो जाती है, 9-10 Gs तक झेल जाती है, बट इट इज़ वेरी ड्रास्टिक। ठीक है,
तो खैर इस तरीके के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं आपको, कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कम दी जाएगी आपको, यहाँ पे हो सकता है डिस्टेंस ना दिया हो, टाइम दे दिया होगा, तो आपको इक्वेशन टाइम वाली लगानी पड़ेगी और उस हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा। तो इन दीज सिंपल प्रॉब्लम्स आपको कोई ना कोई एक इक्वेशन से आंसर आना है, और वो कौन सी इक्वेशन लगानी है ये देखने की आदत तुमको तभी डलेगी जब तुमने प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो वट एवर स्टडी मटीरियल दैट यू हैव, वट एवर बुक दैट यू हैव, उसमें से तुम अब इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, बेसिक से शुरू कर सकते हो। और मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम जरूर चेक करो। ओके, करते हैं आज की क्लास खत्म, फिर सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।